Friends, this is Tarun Kumar, and today in this lecture we will discuss about some remaining topics of sound. First of all, we will discuss about the speed of sound in different media. Okay, so अगर हम बात करें कि मीडियम्स की, तो हमारे पास तीन तरह के मीडियम्स होते हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। बट साउंड जो है वो सबसे ज़्यादा किस में ट्रैवल करता है, ये डिपेंड करता है कि कोई भी मीडियम है उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो कितने ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं। अगर हम बात करें सॉलिड्स की, तो सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, आपस में एकदम जुड़े होते हैं वो। ओके, बहुत कम डिस्टेंस रहता है दोनों पार्टिकल्स के अंदर। इसी की वजह से क्या होता है कि अगर एक पार्टिकल में वाइब्रेशन होती है तो वो बहुत इमीडिएटली दूसरे पार्टिकल्स में वाइब्रेशन करता है, और फिर वो जो दूसरा पार्टिकल है वो तीसरे में करता है, फिर ऐसे फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर ऐसे करके जो वाइब्रेशन है वो ट्रैवल करती है किसी भी सॉलिड में। और इस तरीके से अगर कोई साउंड प्रोड्यूस कर रहा है किसके ऊपर, सॉलिड के ऊपर, तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट होंगे और एक जगह से दूसरी जगह पर वो क्या कर देंगे, साउंड वेव्स को पहुंचा देंगे। और ऐसा ही होता है किसके साथ, एक एग्जांपल के साथ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ट्रेन वाला। ट्रेन और मैन एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर क्या होता है कि ट्रेन अगर 10 से 20 किलोमीटर दूर होती है मैन से तो मैन क्या कर सकता है कि पटरी के ऊपर थोड़ा, मतलब कि पटरी से थोड़ा सा दूर कान लगा के सुन सकता है कि ट्रेन कितना दूर रह गई है, कैलकुलेशन से भी बता सकता है वो। तो जैसे ही ट्रेन हॉर्न करती है तो उससे क्या है कि जो पटरी के पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं और वो इमीडिएटली मैन तक पहुंचा देते हैं वो जो साउंड वेव्स होती हैं उसको, और उससे पता चल जाता है एक मैन को कि जो ट्रेन है वो बस कुछ ही दूरी पर है और आने वाली है। बट अगर हम बात करें लिक्विड्स की, तो लिक्विड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें थोड़ा थोड़ा ऐसे गैप होता है, थोड़ा गैप होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स, जिसकी वजह से जो साउंड वेव्स हैं वो थोड़ा कम ट्रैवल कर पाती हैं, कम स्पीड में ट्रैवल कर पाती हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स। ओके, और अगर हम बात करें गैसेस की, तो गैसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो तो बहुत दूर दूर होते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। तो गैस के अंदर जो पार्टिकल्स अगर दूर दूर रहते हैं तो इसमें क्या होता है कि जब भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं हम, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, साउंड को स्पीड थोड़ी सी कम होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स और लिक्विड्स के कंपैरिजन गैसेस में। ओके, सो अगर हम पैटर्न की देखें तो पैटर्न में हम ये देख सकते हैं कि जो सॉलिड्स हैं वो सबसे ज़्यादा स्पीड, उसमें सबसे ज़्यादा स्पीड होती है साउंड की, फिर दूसरे नंबर पे लिक्विड आता है, फिर गैसेस। इस तरीके से हमारा पैटर्न रहता है। ठीक है, और रीज़न आपको मैंने बता ही दिया, पैकिंग का रीज़न है। अगर हम एयर की बात करें तो एयर में स्पीड ऑफ साउंड कितनी रहती है, 344 मीटर्स पर सेकेंड। नाउ जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है कि मीडियम का टेम्परेचर कितना है। अगर मीडियम का टेम्परेचर ज़्यादा है तो जो साउंड है वो बहुत अच्छे से ट्रैवल करेगी, और अगर टेम्परेचर कम है तो साउंड थोड़ा कम ट्रैवल करेगी, कम स्पीड में ट्रैवल करेगी। ओके, इसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर मैं लेक्चर ले रहा हूँ आपकी क्लास में, अगर मैं मई जून में लेक्चर ले रहा हूँ, समर्स में लेक्चर ले रहा हूँ, तो तब आपको क्या बहुत इजीली सुनाई दे जाएगा और जो स्पीड ऑफ साउंड रहेगी तब वो बहुत अच्छी रहेगी। बट अगर हम बात करें दिसंबर जनवरी की, तो अगर मैं तब लेक्चर दूंगा तो जो स्पीड ऑफ साउंड रहेगी एयर के अंदर वो कम रहेगी। ओके, सो स्पीड ऑफ साउंड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। नाउ नेक्स्ट वन इज़ रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमंस। ह्यूमंस की सुनने की क्षमता कितनी होती है। ओके, सो देखो, जो ह्यूमंस हैं उनकी जो क्षमता होती है सुनने की, वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की साउंड से सुन सकते हैं। ना 20 हर्ट्ज से कम वाली सुन सकते हैं हम, और ना 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा वाली फ्रीक्वेंसी की साउंड हम सुन सकते हैं। जो 20 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी होती है वो उनको कहते हैं हम इंफ्रासोनिक साउंड। और इंफ्रासोनिक साउंड जो हैं वो एलिफेंट्स, राइनोसोर्स एट्सेट्रा, ये जो एनिमल्स हैं ये डिटेक्ट कर सकते हैं, ये सुन सकते हैं। हम नहीं सुन सकते, ये सुन सकते हैं। ओके, अगर हम बात करें अल्ट्रासोनिक साउंड की, तो अल्ट्रासोनिक साउंड में क्या है कि
ये जो साउंड होती हैं ये बहुत हाई एनर्जी की साउंड्स होती हैं और ये 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा की साउंड होती है। तो जैसे कि बैट्स हो गए, डॉल्फिन्स हो गई, ये सब क्या हैं, प्रोड्यूस करते हैं क्या, अल्ट्रासोनिक साउंड्स, और अल्ट्रासोनिक साउंड से सुन भी सकते हैं। ओके। तो ये रहता है इनका। बैट्स का इसमें थोड़ा सा आपकी बुक में बताया गया है कि जो बैट्स हैं वो क्या करते हैं कि वो, जैसे बैट्स हैं, अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो बैट्स क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। वो साउंड प्रोड्यूस यहाँ से टकरा के वापस उनके कानों में जाती है और उनको पता लग जाता है कि यहाँ पर कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है, तो वो अपना रास्ता चेंज कर देते हैं। ठीक है। तो ये थोड़ा सा इनके अंदर एडवांटेज होती है बैट्स के अंदर, दैट्स वाई ये नाइट के अंदर बिल्कुल रात में ट्रैवल कर सकते हैं, बहुत रात में ये क्या कर सकते हैं, इजीली उड़ सकते हैं। ओके। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स का बहुत फ़ायदा है। और अल्ट्रासोनिक वेव्स का, अल्ट्रासाउंड का मतलब और क्या क्या एप्लीकेशंस हैं वो देखते हैं हम। सबसे पहला एप्लीकेशन है इसका प्लास्टिक की वेल्डिंग। अल्ट्रा मैंने आपको बताया कि अल्ट्रासोनिक साउंड जो है वो बहुत हाई एनर्जी की वेव्स होती हैं। इनको प्लास्टिक्स की वेल्डिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक प्लास्टिक का पीस है, ये दूसरे प्लास्टिक का पीस है, दोनों को हमने जोड़ना है। इसको जोड़ने के लिए इनके ऊपर अल्ट्रासोनिक वेव्स पास की जाती हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स हाई एनर्जेटिक वेव्स होती हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर हीटिंग प्रोड्यूस हो जाती है। अब हीट प्रोड्यूस होगी जहाँ पर, उससे क्या होगा, हीटिंग प्रोड्यूस होगी, तो वहाँ पर ये जो प्लास्टिक के पीसेस हैं वो जुड़ जाएंगे आपस में। वो जब जुड़ जाएंगे तो वेल्डिंग हो जाएगी, और इसी तरीके की वेल्डिंग इस्तेमाल की जाती है। ओके। तो दिस इज़ द केस, ये आपको बताना था मुझे। दूसरा है फाइंडिंग क्रैक्स इन मेटल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक मेटल का पीस है और इस पे थोड़े से क्रैक्स आ गए हैं, हमें नहीं पता कहाँ कहाँ पे हैं, बट हम क्या करेंगे, इनके ऊपर अल्ट्रासोनिक वेव्स पास करेंगे। जहाँ पर भी क्रैक्स होगा वहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव्स कहीं और ही कहीं और ही डायरेक्शन में क्या कर जाएंगी, रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। बट अगर कोई सिंपल सरफेस हुआ जहाँ पर कोई क्रैक नहीं हुआ, वहाँ पे अल्ट्रासोनिक वेव्स आएंगी, टकराएंगी और वापस आ जाएंगी। ओके। तो हमें पता चल जाएगा कि जहाँ पर क्रैक्स हैं वहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव्स वापस नहीं आ रही, कहीं और ही जा रही है। तो वो पॉइंट हम ढूंढ लेंगे, और ऐसे ऐसे जो पॉइंट्स हैं वो ढूंढ के हम रिपेयर कर सकते हैं। तो एक तो ये फ़ायदा है किसका, अल्ट्रासोनिक वेव्स का। ओके। नेक्स्ट वन इज़ सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये क्या सिस्टम है, देखो इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास समुद्री जहाज़ होते हैं, समुद्री जहाज़ों को के नीचे ये एक डिवाइस लगाया जाता है जो कि अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ये अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करता है और ये बता सकता है कि समुद्र की गहराई कितनी है। ये समुद्र तल से अल्ट्रासोनिक वेव्स पास करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव नीचे जाके इससे टकराती है और फिर वापस इसी के पास दोबारा आ जाती है। तो ये कैलकुलेशन हम करते हैं और हमें पता लग जाता है कि समुद्र की गहराई कितनी है, डेप्थ कितनी है। ओके। तो ये जो डिवाइस है ये कहाँ काम आता है, टू टू मेजरिंग द डेप्थ ऑफ ओशंस। ओके। कितना डेप्थ है, तो ये सोनारिक डिवाइस होता है। मेडिकल यूजेस भी हैं अल्ट्रासाउंड के, जैसे कि अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई भी डिफॉर्मिटी होती है तो अल्ट्रासाउंड की जाती है, डॉक्टर ये सलाह देता है। तो वो अल्ट्रासाउंड क्या करती है, वो अल्ट्रासाउंड्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है, जहाँ पर भी डिफॉर्मिटी होगी वहाँ पर क्या है कि ये कहीं और ही जगह स्ट्राइक कर जाएगी, जिसकी वजह से स्क्रीन के अंदर पता चल जाएगा हमें कि कहाँ पर हमें अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हैं वो वापस नहीं मिल रही, और फिर हमें पता लग जाता है कि वहाँ पर क्या है, डिफॉर्मिटी है। ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एप्लीकेशंस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, साउंड की रिफ्लेक्शन। देखो जो साउंड है वो रिफ्लेक्ट करता है, क्यों करता है, बिकॉज साउंड इज़ अ वेव। जो हमने आपको पहले बताया था कि साउंड जो है वो वेव होती है। अगर ये वेव होती है तो ये वेव की सारी प्रॉपर्टीज़ फॉलो कर सकती है, जैसे कि रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन में हम ये देखेंगे कि ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी फॉलो कर सकती है, जैसे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन। ओके। ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, तो ये सबको मालूम है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ इको। व्हाट इज़ इको? इको मीन्स कि जो
हम रिपीटिशन ऑफ साउंड सुनाई देते हैं, वापस हमारे पास आ जाती है। जब हम कोई साउंड प्रोड्यूस कर लेते हैं तो अगर कहीं से वो टकरा कर वापस हमें हमें ही सुनाई दे जाती है तो उसको हम कहते हैं क्या, इको। तो उसकी डेफिनेशन क्या हुई, रिपीटिशन ऑफ साउंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ ओरिजिनल साउंड बाय अ लार्ज एंड हार्ड ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल मीन्स ऑब्जेक्ट। ऑब्स्टेकल जो होना चाहिए वो बहुत बड़ा होना चाहिए और हार्ड होना चाहिए, सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। ओके, तो अगर ऐसा है तो वहाँ से जो साउंड वेव होगी वो टकरा के दोबारा सुन जाएगी हमें। फॉर एग्जांपल पहाड़ियाँ, अगर हम एक पहाड़ पे खड़े हैं और वहाँ पर जाके हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा बोलते हैं, अगर वहाँ पर जाके तो हमें थोड़ी देर बाद खुद ही वो आवाज़ सुनाई दे जाती है हमारी। दिस इज़ कॉल्ड इको। ओके, नाउ इको ऐसे ही नहीं सुनाई देती, इसकी भी कंडीशंस होती हैं। क्या कंडीशंस होती हैं? एक कंडीशन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये होती है कि देयर शुड बी टाइम गैप होना चाहिए। किसके बीच में? ओरिजिनल साउंड के बीच में जो हमने प्रोड्यूस की है और जो रिफ्लेक्टेड साउंड जो है वो जो आई है वहाँ से। ओरिजिनल साउंड हमने ऐसे प्रोड्यूस कर दी और यहाँ से रिफ्लेक्टेड साउंड वापस आ रही है। इन दोनों के बीच में जो टाइम गैप होना चाहिए वो होना चाहिए 0.1 सेकेंड्स का। अगर इतना टाइम गैप है दोनों में तो फिर हमें वो इको सुनाई देगी, अदरवाइज़ हमें इको सुनाई नहीं देगी। ओके सॉरी। तो एक ये केस है। नाउ कितने डिस्टेंस दूर रहें जिससे हमें इको सुनाई दे जाए, ये भी बहुत ज़रूरी है। अब जैसे हम एयर की बात करें तो एयर के अंदर कितनी स्पीड होती है? स्पीड ऑफ साउंड 344 मीटर्स पर सेकंड की होती है। होती है? यस सर होती है। तो मुझे ये बताओ कि अगर हमारे पास स्पीड भी है और टाइम भी है, टाइम हमने बताया कि इको में कितना होता है, 0.1 सेकेंड्स होंगे तो ही हमें सुनाई देगी। तो अकॉर्डिंग टू द क्या हमारा फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इससे हमें क्या पता लगेगा? डिस्टेंस पता लग जाएगा कि कितनी डिस्टेंस हम दूर रहें जिससे हमें इको सुनाई दे जाए। तो यहाँ पे जो स्पीड की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 344। और डिस्टेंस की वैल्यू हमें नहीं पता, उसके लिए हम डी लिख देते हैं, डिवाइड बाई टाइम। टाइम इज़ 0.1 सेकेंड। तो अब देखो यहाँ से डी की वैल्यू कैसे निकल जाएगी? डी इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा? यहाँ से क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा, ये 0.1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इतना आ जाएगा 34.4। 34.4 जो आया मीटर्स, ये क्या चीज़ आई? ये आया कि हम ऐसे करके ओरिजिनल साउंड प्रोड्यूस की और यहाँ से वापस आए तो जो आने और जाने का जो डिस्टेंस है वो टोटल 34.4 आया। ओके, तो ये तो टोटल डिस्टेंस हो गया, बट हमें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 वन ज़ा 2 एंड 2 इज़ 17.2। 17.2 मीटर आ जाएगा हमारा। सो हमें यहाँ से क्या पता लगा कि हम अगर 17 मीटर, कम से कम 17 मीटर की दूरी पर रहें तो हमें इको की आवाज़ जो है वो सुनाई दी जाएगी, इको सुनाई दी जाएगी। अदरवाइज़ हमें इको सुनाई नहीं देगी। और एक और जो है इसमें एक 2 पॉइंट्स और हैं। एक पॉइंट तो ये है कि ऑब्स्टेकल शुड बी लार्ज। ऑब्स्टेकल जो होना चाहिए, तीसरा पॉइंट ये है ये कि ऑब्स्टेकल जो होना चाहिए वो लार्ज होना चाहिए। ओके, लार्ज। और चौथा पॉइंट इसमें है, ऑब्स्टेकल अगर छोटा होगा, मान लो अगर स्मॉल होगा तो वहाँ से इको वापस नहीं आ पाएगी। ठीक है, ऑब्स्टेकल को बहुत बड़ा होना चाहिए, पहाड़ जितना होना चाहिए। दूसरा कि जो हमारे पास, जो आपके पास ये ऑब्स्टेकल है उसका नेचर कैसा है, इस पे भी डिपेंड करता है। अगर हमारा ऑब्स्टेकल का नेचर साउंड एब्जॉर्बिंग है तो फिर इको वापस ही नहीं आएगी। ओके, अगर हमारा ऑब्स्टेकल हार्ड है तो साउंड रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके, सो दीज आर द 4 टॉपिक्स, दीज आर द 4 पॉइंट्स जो हमें इको की कंडीशंस को बताते हैं। फ्रॉम हेयर वी हैव completed the sound chapter. Okay, thank you everyone.